हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सौर बजट के बारे में, यानी कि ऊष्मा बजट। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ऊष्मा बजट क्या होती है और उसकी मात्रा किस किन स्थानों पर कितनी होती है। ठीक है, चलिए आइए हम आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। ऊष्मा बजट सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण के बीच के संतुलन के कारण ही पृथ्वी पर जो औसत तापमान है वो संतुलित रहता है। यानी कि जो सूर्य के द्वारा हमें ऊष्मा प्राप्त होती है और पृथ्वी जो ऊष्मा अपनी जब त्यागती है उसके जब इसी के कारण जो बीच में संतुलन रहता है पृथ्वी पर तापमान का, तो उसी को ही हम ऊष्मा बजट कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि ऊष्मा बजट के कारण ही आज हम लोग मतलब कि इतने अच्छे मौसम हमको मिलता है और इतना अच्छा तापमान देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें सौर के द्वारा अगर 100 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं तो वो कितनी कितनी मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती हैं और किस प्रकार से वो धरातल को गर्म करके वापस लौटने में उनकी अहम भूमिका होती है। तो हम देखते हैं कि हमें अगर मान लेते हैं कि सौर के द्वारा सौर ऊर्जा जो होती है सूर्य के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा द्वारा अगर हमें 100 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, 100 इकाइयाँ, तो अब हम इनके बारे में देखेंगे कि जो हमें 100 इकाइयाँ मिल रही हैं इससे हमारे धरातल को गर्म करने में और उसको मेंटेनेंस करने में किनका कितना योगदान होता है। तो जो 100 इकाइयाँ हैं इसमें से जो 35 इकाइयाँ होती हैं, इसमें से 35 इकाइयाँ जो हैं, 35 इकाइयाँ यह पृथ्वी के धरातल में पहुंचने से पहले ही वापस अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। मतलब कि जो 35 इकाइयाँ हैं यानी कि 100 में से जो 35% ऊर्जा है अगर प्रतिशत में देखें या फिर 100 इकाई में से जो 35 इकाई है ऊष्मा की, वह पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही वह अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। तो जो ये 35 इकाइयाँ हैं इनका पृथ्वी को गर्म करने में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं होता है और इसे ही हम एल्बिडो कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो 35 इकाइयाँ हैं वो किन किन माध्यमों से और कितनी कितनी किसके द्वारा वापस की जाती हैं अंतरिक्ष में। तो जो ये 35 इकाइयाँ हैं इनमें से जो 6 इकाइयाँ हैं, 6 इकाइयाँ तो जो वायुमंडल हमारा है, वायुमंडल के द्वारा वापस कर दी जाती है रिफ्लेक्शन के कारण ना, वायुमंडल द्वारा परावर्तित। फिर उसके बाद में परावर्तित और जो 2 इकाइयाँ हैं, 2 इकाइयाँ जो पृथ्वी पर जितनी भी हिमटोपियाँ या फिर हिमाच्छादित प्रदेश है तो उनके द्वारा वो वापस लौटा दी जाती है। जैसे कि हम देखते हैं बड़ी बड़ी आइस कैप्स होती हैं, तो डायरेक्ट जब सूर्य का प्रकाश आता है और वो उस पर पड़ता है जैसे बर्फ पर, तो वो तुरंत वापस लौट जाता है। तो जो 2 इकाइयाँ हैं वह हिमाच्छादित क्षेत्र से वापस कर दी जाती हैं, हिमाच्छादित क्षेत्र से। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जो 27 इकाइयाँ हैं वो बादलों के द्वारा अवशोषित करके वापस लौटा दी जाती हैं, बादलों द्वारा वापस कर दी जाती हैं, बादलों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो 35 इकाइयाँ हैं उनको पृथ्वी को गर्म करने में कोई किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता है। और हम देखते हैं कि जो ऊष्मा होती है उन्हीं की उपस्थिति के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बना पाते हैं, मानव अपने जो दैनिक क्रियाएं हैं वो संपन्न कर पाता है। यही ऊष्मा या फिर ऊर्जा के ही इतनी महत्वपूर्ण तरीके से उसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। तो जो 35 इकाइयाँ हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पृथ्वी का एल्बिडो। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 35 एल्बिडो, पृथ्वी का एल्बिडो है 35। ओके, अब उसके बाद में हम देखेंगे कि अब हमारे पास में कितनी बची हैं, 65। अब हमारे पास में जो बचा है, क्योंकि 100 में से अगर हम 35 हटा देंगे तो उसमें से हमें मिलेगा 65। अब 65 इकाइयाँ हमारे पास में। अब देखते हैं, अब जो 65 इकाइयाँ हैं इनमें से जो 14 इकाइयाँ हैं, 14 इकाई यानी कि 14% ऊष्मा
14% जो ऊष्मा है बादलों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, बादलों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अभी हमने क्या देखा था कि उसमें जो 27% थे वो बादलों द्वारा परावर्तित हो रही थी, जो पृथ्वी की एल्बिडो में था। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 65 में से 14 बादलों द्वारा अवशोषित की जा रही है। अवशोषित अवशोषित कि अब बादलों ने 14 इकाइयां जो है अपने अवशोषित कर ली। अब हमारे पास में कितना बचा जाके, अब हमारे पास में बच रही है 51 इकाइयां। 51% ऊष्मा जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती है सही से। जो 51% ऊष्मा है, यही हमारी पृथ्वी को गर्म करने में इसका ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका मतलब है यदि हमें 100% ऊष्मा प्राप्त होती है, उसमें से हमारी 51% ऊष्मा है पृथ्वी को गर्म करने में, बस 51% ही ऊष्मा का रोल होता है। बाद बाकी तो 14 इकाइयां बादलों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और 35% डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के कारण वापस ही हो जाती है। तो अब ये देखते हैं 51 में से 51 इकाइयां जो हैं, तो उसमें से हम देखेंगे। हाँ, तो जो 51 इकाइयां हैं उनका पृथ्वी को गर्म करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम देखेंगे कि ये पृथ्वी को पूरे 24 घंटों गर्म, मतलब जो 12 घंटे उनको गर्म करती हैं, फिर उसके बाद में इनके वापस लौटने का भी समय हो जाता है। हम देखते हैं कि जो हमारी जो दिन और रात की अवधि होती है वो 24 घंटे की होती है। तो इनको जो समय होता है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद में ये भी वापस लौटने लगती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि इसमें से जो अब लौटने की प्रक्रिया हम देखते हैं कि जो 51 इकाइयां हैं पार्थिव विकिरण द्वारा वापस की जाती है। तो इसमें से जो 17% जो ऊष्मा है, 17 यानी कि इकाइयां हैं, इसमें जो ऊष्मा की वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में छोड़ दी जाती हैं, डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जाती हैं, अंतरिक्ष में सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। ठीक है, ये इनको मतलब कि बादलों द्वारा दोबारा अवशोषित नहीं किया है। फिर हम देखेंगे कि 51 में से समझी 17 इकाइयां डायरेक्ट अंतरिक्ष में चलेंगी, तो फिर 34 इकाइयां हमारे पास में बचती हैं। तो ये 34 इकाइयां भी वापस जाती हैं जब, तो इनको अब क्या किया, इनको फिर से वायुमंडल द्वारा रोक लिया जाता है। इनको फिर से बादलों द्वारा उनको वहाँ पर रोका जाता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो ये तापमान की जो इकाइयां हैं, अगर हमारे वायुमंडल में अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जो CO2 होता है वो और टेम्परेचर को, मतलब जो इकाइयां हैं ऊष्मा के, उनको अवशोषित कर लेता है। अगर ये ज़्यादा, जैसे अगर ज़्यादा मात्रा में अगर CO2 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा मात्रा में इनको अवशोषित किए रहेगा, तो फिर जो तापमान होगा लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि अगर कम मात्रा में है CO2, तो वो उतना जो कम, अगर 5 इकाइयाँ हैं मान लो CO2 की, अगर तो फिर वो 5 को पकड़ेगा तो फिर जल्दी छोड़ देगा। अगर वही हम देखेंगे अगर 50 CO2 के अगर मतलब जो इकाइयाँ हो जाती हैं, अगर वो तापमान ऊष्मा को पकड़ेंगी, कैच करेंगी, तो वो देर में छोड़ेंगी। तभी तो हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा का बढ़ना, और उसी के कारण तभी हम देखते हैं कि जो तापमान होता है, यानी कि समय होता है, गर्मी जब होती 12 बजे, ठीक 12 बजे नहीं लगती, कुछ समय बाद उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो फिर जो 34 इकाइयां हैं वो दोबारा से वायुमंडल द्वारा पकड़ ली जाती हैं, एक तरीके से दोबारा वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, अवशोषित। फिर इनको घंटे 2 घंटे बाद फिर से हम देखते हैं कि वायुमंडल द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। अब फिर इनको क्या किया जाता है, 2-3 घंटे बाद अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है, अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। अब हमने जो देखा था पहले कि जो लौटा दिया जाता है, ठीक है, तो हमने जो पहले देखा था कि बादलों ने भी जो 14 इकाइयां थी उनको भी उसने अवशोषित कर रखा था। जब ये 34 इकाइयां जब अंतरिक्ष में रिलीज की जाती हैं, उसी समय बादल, क्योंकि अब ये 34 और 14 दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, तो जो ये 48 इकाइयां जो हो जाती हैं, इन्हें डायरेक्ट वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाता है। तभी हम ये भी देखते हैं कि जो रात में सुबह 4 बजे के करीब हम देखते हैं कि दिन शाम ढलने के बाद में
अगर ऐसा ही होता तो तुरंत ऊष्मा खत्म हो जाती और अंतरिक्ष में वापस लौट जाती, तो जो दिन का तापमान अधिक होता, रात का तापमान बहुत कम हो जाता। तो इसी हीट बजट के कारण ही तो हम देखते हैं कि रात का भी तापमान लगातार गर्म रहता है और इतना अधिक कम नहीं हो जाता जिससे कि मानव जीवन जो कठिनाई से व्यतीत हो सके। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।